हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका नेक्स्ट है कॉम्पिटिटर एनालिसिस, जिसमें हम पोर्टर के 5 फोर्स मॉडल की बात करेंगे। पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल इस चैप्टर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से समझोगे। देखो, पोर्टर का जो 5 फोर्स मॉडल है उसको आगे लिखा हुआ है कॉम्पिटिटर एनालिसिस। इसमें हमारी इकॉनमी में कंपटीशन लेवल क्या है उसको जानने के लिए पोर्टर ने 5 फोर्सेस मॉडल दिया था। कंपटीशन हाई है, लो है। हाई है तो क्या करना है, जैसे कंपटीशन अगर हाई होगा तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा एडवर्टीज़मेंट मेथड लगाने की ज़रूरत है। अगर कंपटीशन लो है तो आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है आपके बिज़नेस की, आप उस बिज़नेस में, आपका बिज़नेस इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। कहता है कि इट वॉज गिवन बाय माइकल पोर्टर। जो पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल है, इसका पूरा नाम है माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर ने इकॉनमी में कंपटीशन का लेवल हाई है लो है उसको जानने के लिए 5 फोर्सेस मॉडल दिया था, जिसमें हमारा था थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंस, थ्रेट्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट, बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। तो वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसे रिलेटेड बिजनेस और कंपटीशन लेवल की हम बात करें, पहले हम बात करते हैं कंपटीशन रिवलरी। यहाँ पर रिवलरी एक वर्ड दिखा है, राइवलरी। राइवलरी का मतलब यहाँ पर ये है कि ओपोज करने वाली बात हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं, मान लो कोई कस्टमर आया, कस्टमर कहता है कि आप मुझे डिस्काउंट दे रहे हो या मैं जाऊँ, तो इसका मतलब है वहाँ पर आपका कंपटीशन लेवल हाई है, आपका कस्टमर जाने के लिए रेडी है, आपके पास वो पावर नहीं है, वो स्ट्रेंथ नहीं है आपकी कि आप उसको वो बेनिफिट दे पाओ। तभी आपका जो कस्टमर है ये बात कह रहा है कि आप अगर मुझे दोगे तो ठीक है, ओके है, अदरवाइज़ मैं कहीं और चला जाऊँगा। तो कंपटीशन रिवलरी में यहाँ पर 4 पॉइंट आ जाते हैं, थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंस, थ्रेड्स ऑफ सब्स्टिट्यूट या बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। इन सभी पॉइंट्स में हम कंपटीशन लेवल हाई है या लो है उसकी बात करेंगे। जैसे थ्रेड्स ऑफ न्यू एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं जब भी हमें अपने बिज़नेस इस्टेब्लिश करना होता है तो वहाँ पर कंपटीशन लेवल हाई ही होता है, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारे बैरियर्स जो है लगे हुए होते हैं। ठीक है, बैरियर्स है, कैपिटल रिक्वायरमेंट है, ब्रांड लॉयल्टी है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, तो ये स्विचिंग कॉस्ट है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हो। अगर ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर कंपटीशन लेवल हाई है। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें नहीं हैं, ईजिली आप एंटर कर सकते हो, तो वहाँ पर कंपटीशन लेवल आपका लो है। थ्रेड्स ऑफ द सब्स्टिट्यूट कहते हैं अगर आपके पास एक प्रोडक्ट के फर्दर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, इसका मतलब वहाँ पर आपका कंपटीशन लेवल जो है हाई है, क्योंकि आपके पास सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब है औरों के पास भी होगा। अगर आपके पास नहीं मिलेगा, जैसे चाय का सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट कॉफ़ी है या पेन का, इस तरह से अगर सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट अवेलेबल होंगे तो वहाँ पर कंपटीशन लेवल आपका हाई रहता है, अदरवाइज़ लो रहता है। फिर कहते हैं कि बारगेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। अब देखो, अगर आपके पास नंबर ऑफ़ सप्लायर्स बहुत ज़्यादा है, यूनिकनेस है प्रोडक्ट आपका, ये रिटेलर की एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो हम कहेंगे वहाँ पर आपका कंपटीशन लेवल लो है। क्योंकि अगर आपके पास सप्लायर्स जो है, नंबर ऑफ़ सप्लायर्स बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होने का मतलब बहुत कम होंगे तो वहाँ पर तो थोड़ा हाई रिस्क रहेगा, बहुत ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर कंपटीशन लेवल थोड़ा सा लो रहेगा। बारगेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, यहाँ पर हम नंबर ऑफ़ कस्टमर या साइज़ ऑफ कस्टमर की बात कर रहे हैं, उन्हें इन्फॉर्मेशन देने की बात कर रहे हैं, या जो कस्टमर को आप प्राइस लगा रहे हो उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ों में हमें ये लगता है कि ठीक है, वहाँ पर बारगेनिंग पावर आपकी थोड़ी सी जो है कंपटीशन लेवल वहाँ पर हाई रहेगा। अगर नंबर ऑफ़ कस्टमर आपके यूनिकनेस है, कम ही आ रहे हैं, तो वहाँ पर बारगेनिंग पावर लो है आप उनको, क्योंकि वहाँ पर कस्टमर को ये पता है कि आपके अलावा किसी और से वो प्रोडक्ट वो मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हाँ, हमने कब पोस्ट से स्विच कर जाना है, कब और अलाउ करना है। फिर हम बात करते हैं आइडेंटिफाइंग स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव एनसॉफ मैट्रिक्स की। एनसॉफ मैट्रिक्स ने स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया था, जिसमें हम मार्केट पेनेट्रेशन, एक्सपेंशन, रिटेल फॉर्मेट डेवलपमेंट और डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे। एनसॉफ मैट्रिक्स भी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसके डायग्राम से मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर मार्केट पेनेट्रेशन में नीचे एग्जिस्टिंग वर्ड लिखा है और उस साइड आपका राइट हैंड साइड पर न्यू लिखा है, बीच में लिखा हुआ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इस साइड आपका मार्केट लिखा हुआ है, ऊपर न्यू है और नीचे एग्जिस्टिंग है। मार्केट पेनेट्रेशन का मतलब ये होता है कि इस स्ट्रैटेजी के अंदर रिटेलर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इन द मार्केट, यानी कि प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, पहले वाले को पुरानी ही मार्केट में बेचने की कोशिश करता है, और वो ये ट्राई करता है कि मार्केट पेनेट्रेशन बना रहे, नंबर ऑफ़ कस्टमर आपके बने रहे,
इंक्रीजिंग पावर बनी रहे, क्योंकि आपके पास पुराने ही प्रोडक्ट है और पुरानी ही मार्केट में जब सेल करते हो तो आपके नंबर ऑफ़ कस्टमर वहाँ ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसको बास्केट साइज़ भी कहा जाता है। इसका अल्टीमेटली एम क्या होता है कि कस्टमर जितनी भी परचेजिंग पावर है उसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना। मार्केट पेनिट्रेशन में क्रॉस सेलिंग भी इन्वॉल्व होती है। क्रॉस सेलिंग में एक सेल्स पर्सन क्या करता है कि एक डिपार्टमेंट की जो प्रोडक्ट है वो अदर डिपार्टमेंट में बेचने की कोशिश करता है। लाइक कोई सेल्स पर्सन है, वो मैन क्लोथिंग सेक्शन का काम करता है, लेकिन वो उस मैन क्लोथिंग सेक्शन के साथ मेंस परफ्यूम भी प्रोवाइड करवाना चाहता है, तो उसे क्रॉस सेलिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मार्केट डेवलपमेंट। देखो मार्केट डेवलपमेंट ऊपर लिखा हुआ है और नीचे एग्जिस्टिंग है, यानी कि प्रोडक्ट आपका पुराना ही है लेकिन अब आपने न्यू मार्केट में बेचने की कोशिश करनी है। प्रोडक्ट जब आपका पुराना हो नए मार्केट में बेचने की कोशिश करोगे, क्योंकि कम्प्लीटली न्यू मार्केट है, तो इस स्ट्रेटजी को हम कहते हैं कि हम अपने जोग्राफिकल मार्केट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर रिटेलर ये कोशिश करता है कि जोग्राफिकल एरिया बढ़ जाए। कम्प्लीटली कस्टमर बेस होता है, क्योंकि नए मार्केट में कैसे सेल होगा, कैसे नहीं होगा, कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा, बेनिफिट क्या होंगे, उससे हमें कोई प्रॉफिट गेन होगा या नहीं होगा, ये सब हमारा मार्केट डेवलपमेंट के अंदर आता है। फिर आता है प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करना। प्रोडक्ट की डेवलपमेंट के नीचे न्यू वर्ड लिखा है, इसका मतलब अब आपका प्रोडक्ट तो न्यू है लेकिन मार्केट आपकी पुरानी वाली है, यानी कि नए प्रोडक्ट के साथ पुरानी मार्केट में कैसे सर्वाइव करोगे, इसके बारे में हम ये बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इस स्ट्रैटेजी में रिटेलर नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को पुरानी मार्केट में बेचना चाहता है। अब जब नए प्रोडक्ट एंड सर्विस पुरानी मार्केट में जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि आपके फर्म की स्ट्रेंथ एक पर्टिकुलर कस्टमर के लिए से रिलेटेड है, आपकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। इस स्ट्रैटेजी को आप लिवरेज फर्म स्ट्रैटेजी भी बोलते हो। दिस स्ट्रैटेजी इज़ फॉलो टू लिवरेज द फर्म्स स्ट्रेंथ by developing new product to existing customer. Also under this strategy a new retail format may be developed. For example, एक रिटेलर जब नया शॉपर स्टॉप खोलता है लिमिटेड नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स के साथ, तो उसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट तो आपका न्यू है लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट में जब आप कर रहे हो तो नंबर ऑफ़ कस्टमर आपके ज़्यादा होते हैं। डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर कुछ डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट होते हैं, कुछ अनडाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट होते हैं। दोनों ही सिचुएशन में क्या रोल रहेगा, मार्केट न्यू रहेगी क्या रहेगी। देखो डाइवर्सिफिकेशन में क्या है कि नया ही प्रोडक्ट है और न्यू ही मार्केट में आपको सेल करना है। इस स्ट्रैटेजी में रिटेलर ने न्यू मार्केट के अंदर नया प्रोडक्ट सेल करना है। दिस डाइवर्सिफिकेशन में बी रिलेटेड और अनरिलेटेड। देखो ये डाइवर्सिफिकेशन रिलेटेड और अनरिलेटेड की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में जो है रिटेलर कुछ एक रिलेटेड सेगमेंट्स के साथ काम करता है, मतलब उन्हीं सेम कॉमन चीज़ें जो है सेल करेगा। कॉमन में भी इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सप्लायर होंगे, कॉमन सेल्स प्रमोशन मेजर्स होंगे, कॉमन ही बिजनेस मॉडल होंगे रिलेटेड वाले में। और जो अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन है, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन में रिटेलर डाइवर्सिफाई इन एरिया विच डू नॉट हैव एनीथिंग इन कॉमन। इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो आपका सप्लायर कॉमन है, ना ही सेल्स प्रमोशन, ना ही टेक्निक्स, कुछ भी कॉमन नहीं है। एवरीथिंग इज़ न्यू टू द रिटेलर, हर चीज़ रिटेलर के लिए बिल्कुल नई है। तो डाइवर्सिफिकेशन में रिलेटेड और अनरिलेटेड एक्सपेंशन के रिगार्डिंग काम किया गया है। अब नीचे देखो शॉर्ट और आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग में आंसर्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर पूछा भी हुआ है कि रिटेल स्ट्रैटेजी क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके प्राइमरी रिटेलिंग स्ट्रैटेजी क्या है, या फिर ये सिंपल फुल फ्लैज आपका रिटेल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग की प्रोसेस भी आ सकती है। एंड सॉफ्ट मैट्रिक्स भी डिटेल में वो पूछ सकते हैं। तो ये आपने बहुत ध्यान से जो है करना है। आज ये चैप्टर आपका ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच।